हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, है ना। अलग अलग ब्लॉक्स के बारे में बात की थी कि एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। और एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। जहां पर क्लासिफिकेशन, तो इसका जो पहला पोर्शन है उसमें सारा क्लासिफिकेशन है। तो हमने क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया था कि कैसे कैसे मेटल्स का जो है, सॉरी, कैसे कैसे एलिमेंट्स का जो है वो हम मेटल्स नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारे गैसेस भी हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है कैसे कैसे उनका क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया, कैसे कैसे ये क्लासिफिकेशन समय के साथ साथ इम्प्रूव होता गया, उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो फिर आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हेनरी मोजले लेकर आए। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के साथ उन्होंने लाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम अभी तक यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हेनरी मोजले से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए, सबने कोशिश की बहुत अच्छी अच्छी पीरियोडिक टेबल देने की, लेकिन बहुत सारे पीरियोडिक टेबल क्या हो गए, फेल हो गए। हम फेल नहीं कह सकते, लेकिन उनकी कई सारी डिमेरिट्स थी। ठीक है, मेरिट्स भी थी लेकिन डीमेरिट्स भी थी। ठीक है, पर उन डिमेरिट्स को, उन डिसएडवांटेजेस को हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमने अलग अलग प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियाई को देखा, न्यूक्लियर चार्ज जिसको जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, उसके बारे में बात की। ठीक है, फिर हमने बात की आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। ऐसे ही कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर ली थी। कुछ प्रॉपर्टीज को हमें आज पढ़ना है, लेकिन बच्चों एक चीज है जो हमने उस टाइम पर नहीं करी, वो है पीरियोडिक टेबल को लर्न करना। तो पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न किया जाए, देखो प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, कुछ कंप्लीट कर ली हैं, कुछ हमें अब कंप्लीट करनी है। जैसी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, एक दो और टॉपिक्स यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा क्लासिफिकेशन सॉरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए। तो आज हम पहले पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे, फिर बाकी की प्रॉपर्टीज को याद कर लेंगे। ठीक है, यानी कि बाकी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल जो है उसको याद करना जरूरी है, क्योंकि देखो जब भी हम आगे ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, तो ट्रेंड्स कैसे पढ़ रहे हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे पढ़ रहे हैं। जैसे हमने एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखा, तो एटॉमिक साइज हमने क्या देखा कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और अगर आपसे कह दिया जाए कि आप ग्रुप 14, ग्रुप 15 या ग्रुप 16 के एलिमेंट्स लिखो या ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट लिखो, और वहां पर पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर बताओ या आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो आप पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप कैसे लिखोगे। अगर आपको कहा जाए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिखो, 3D सीरीज आपको पता है, जैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसको हमने डिवाइड किया 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, यहाँ पर आपको एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ को ऑर्डर बताना है, या कभी उल्टा भी पूछा जा सकता है कि राइट टू लेफ्ट की तरफ बताना है आपको ऑर्डर। ठीक है, तो इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। तो याद कैसे करेंगे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप देख पा रहे हो कितने सारे एलिमेंट हमारे पास है। अब इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनको याद कैसे करेंगे, याद करने में तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, ऐसे मेमोनिक्स बनाए जाएं जिनसे कि हम आसानी से पीरियड टेबल को याद कर सकते हैं, और जब भी हमें जरूरत हो, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो या हो सकता है हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें जरूरत पड़ जाए पीरियडिक टेबल की, है ना। जरूरी नहीं कि हमें एलिमेंट लिखने पड़े, लेकिन अगर याद रहेंगे तो किसी क्वेश्चन में अगर हमें जरूरत पड़ गई तो हम अपने आप से कर सकते हैं, रिलेट करने की जरूरत पड़ गई कहीं पर तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इसको याद करना इम्पोर्टेंट है, याद करना ही है। ठीक है, बाकी हम क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर तो हमें होने चाहिए याद, क्योंकि वहां पर हम डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक इनको अलग से पढ़ते हैं, अलग से इनका चैप्टर है। तो यहीं पर अगर हमें याद हो जाएंगे तो आगे हमें याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो एक शॉर्टकट में इसको याद करते हैं। ठीक है, चलिए
तो कैसे कर सकते हैं याद? अगर हमें ग्रुप फर्स्ट याद करना है तो ग्रुप फर्स्ट हम याद कैसे करेंगे? देखो कितने इतने सारे हैं इसमें यहाँ पर, तो कैसे याद करेंगे? ह ली ना की रब से फरियाद। इस तरीके से पहला हमारा हो गया कंप्लीट, ह ली ना की रब से फरियाद। तो अब जब भी आपको ये एलिमेंट्स लिखने हो तो आप कैसे लिखोगे? ह ली ना की रब से फरियाद। इस तरीके से आपको ये याद हो गया फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। बात करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है? देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हो गया? क्लियर है? आपको ये लिख लेना है शॉर्ट में, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ऐसे लिख करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पर देखें, चलो सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ से कैसे याद करेंगे? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, काशी गए काशी गए संत प्रभु। इस तरीके से ये हमें याद है। आपको लिखना है या आप लिखते रहिए, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। नाइट्रोजन तो आपको याद होगा, या आप याद, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिक गए, या कुछ भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हो। ओल्ड स्टाइल से टेपो लव, आप नाम रख सकते हो कि लव किसी का नाम है, उसको कह रहे हैं कि ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बहुत बार ये यूज होता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना हो सकता है। तो ये तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 80, इस तरीके से याद कर लेंगे। या फिर कल बाहर आई एंटी अंटी, ऐसे ऐसे कर सकते हो याद। ठीक है, फिर ये तो आपको याद होनी चाहिए, हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। यहाँ पे लास्ट में ओजी है, ओरिजिनल। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कर लेने हैं, ये सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, इसका सिंपल है, हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, ओरिजिनल। अब ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसको तो आप प्रॉपर याद कर लीजिए। ठीक है, इसके मेमोनिक्स भी होते हैं, लेकिन ये आपको प्रॉपर याद कर लेनी है। अगर प्रॉपर आप इसको याद करते हैं तो ये आपको इजी रहेगा, क्योंकि देखो एफ ब्लॉक हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, क्लास 12th में जाएंगे तो पढ़ना ही है पूरा एफ ब्लॉक, तो आपको इसको सही से याद कर लेंगे। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेमोनिक्स भी हैं, और आप चाहें तो पहला वाला तो इजी है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी के भी आप याद कर सकते हो मेमोनिक्स बना करके, या अगर आप इसे सिंपली भी याद करोगे तो ज्यादा बेटर ये आपके लिए रहेगा। ठीक, चलो, तो जो मेमोनिक्स हमने बताए हैं वो आप लिख लीजिए एक बार, और यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होती किसी एलिमेंट से रिलेटेड तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो, पीरियडिक टेबल तो हमने देख ली, कैसे हम इसे याद करना है ये भी हम समझ गए हैं। चलिए, तो एक बार अब रिवाइज कर लेते हैं कौन से टॉपिक्स को हमने पहले भी पढ़ लिया है, फिर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, सॉरी आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, ये सारे टॉपिक्स को हम अभी तक कवर कर चुके हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ को हमें अब आगे डिस्कस करना है, जैसे कि कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, द एटॉमिक रेडियाई के ये टॉपिक हैं, ये हमने देख लिया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसके बारे में बात कर ली थी, कैसे कैसे वेरिएशन आता है एटॉमिक रेडियाई में, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, के बारे में बात कर ली थी। चलिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर ली थी। अच्छा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में भी हमने बात की थी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। यानी कि कोई एलिमेंट है,
कोई एलिमेंट है, इससे हम कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये हो गया M पॉजिटिव। इससे भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये क्या होगा M2 पॉजिटिव। इससे भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया M3 पॉजिटिव। तो ये क्या है बच्चों, तो यहाँ से इस M से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े, क्या कह रहे हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी। अब पहला वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इसको 1। दूसरा, इस M प्लस से हम फिर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसी को तो कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, यहाँ पर देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी 2, मतलब जो भी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी तो हम 2 बोल रहे हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब दूसरी चीज कौन सी ज्यादा होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सी ज्यादा होगी, इसको एक बार आप सोचो। ठीक है, सोचते रहो इसको। फिर यहाँ पर M2 पॉजिटिव से M3 के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो अब आपके पास 3 आयनाइजेशन एनर्जी आ गई हैं, इसी को ही कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसको आगे अगर हम और बढ़ाते हैं, M3 पॉजिटिव से M4 पॉजिटिव, तो अब जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो है आयनाइजेशन एनर्जी 4। यही हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इनमें ज्यादा कौन सी है, ज्यादा वैल्यू किसकी है, क्या ये जो फर्स्ट वाली है वो ज्यादा है या लास्ट वाली ज्यादा है ना, या बीच में से कोई ज्यादा है। तो अगर हम बात करें एनर्जी, सक्सेसिव एनर्जी के ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा है सक्सेसिव एनर्जी 4 वाली, फिर है 3 वाली, फिर है 2 वाली, फिर है 1 वाली। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन्स ने जैसे इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखा हुआ है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो इससे जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, वो तो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। हमें इसमें इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी उतने हैं, प्रोटॉन भी उतने हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी होता है। लेकिन जब हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करते हैं, अब हम एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल चुके हैं, 2 की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तभी तो M2 पॉजिटिव आया। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले वाले से ज्यादा एनर्जी चाहिए, आप तो कहेंगे कम चाहिए, अब वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, पहले ज्यादा थे तो रिपल्शन था, ये था, ठीक है, रिपल्शन था, या प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन था, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। लेकिन अब आप कह रहे हो जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वाली है वो ज्यादा है, वो कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन भी तो कम है इसलिए कम होनी चाहिए, नहीं, देखो प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है और इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि प्रोटॉन की पावर ज्यादा है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, खींचने की। अब मैं कहूं किसी 50 केजी वाले इंसान ने, ठीक है, जिसका वेट कितना है 50 केजी है, तो पहले वो एक इंसान को खींच रहा था जिसका वेट 50 केजी ही था, तो ये हो सकता है अपनी तरफ खींच ले इसको थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन अब थोड़ा देर बाद इस इंसान ने 1 केजी अपना घटा करके ये बन गया 49 केजी। अब तो ये इसको खींच लेगा क्योंकि अब तो ये इससे 1 कम है ना, अब तो ये इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, और यहाँ से कोई इसका खींचना चाहे तो वो नहीं खींच पाएगा, है ना। समझ सकते हो, वैसे समझने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो ये जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन ज्यादा यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेंगे अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन को अब कोई पकड़ के रखेगा तो उससे खींचना तो बहुत मुश्किल है ना, मुश्किल। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब देखो, अब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर तो उतने ही हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन के नंबर और ज्यादा कम हो गए प्रोटॉन से, प्रोटॉन के काफी ज्यादा हो गए। अब इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, अब हमें तीसरा भी निकालना है, तो अब हमें और ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। वैसे ही M4 में हमें क्या करनी पड़ेगी, और ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। किस वजह से, प्रोटॉन क्योंकि ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा ना फिर इलेक्ट्रॉन्स को, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। ठीक है, चलो इतना क्लियर है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। चलो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या है
क्या ऑर्डर है ये हमने डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लियर चार्ज का क्या ऑर्डर है ये भी डिस्कस कर लिया था। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशंस हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, फिर उससे पहले क्या है कि Na की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, Na पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है नियॉन से, ऑल्दो बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो Na पॉजिटिव है उसकी ज्यादा है जबकि नियॉन की कम है। अब हम सिंपल क्या कह रहे हैं, देखो Na पॉजिटिव और नियॉन की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी तो आप क्या कहोगे? सबका आंसर मुझे लगता है नियॉन होगा, है ना, कि नियॉन की ज्यादा, क्योंकि नियॉन क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। वो क्यों अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ना उसके पास एक्स्ट्रा है ना ही कम है, इसके पास तो अपना स्टेबल है ये बिल्कुल। ठीक है, नियॉन जो है, और पता है हमें कि नोबल गैसेस है वो स्टेबल ही होती है। ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है Na पॉजिटिव से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यहाँ पर भी अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। पहले कितने थे, Na में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन Na पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकला हुआ है, तो यहाँ पर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों की सेम है, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, ऑब्वियस सी बात। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा नहीं है। कैसे पता, कैसे बताएंगे? अब देखो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन तो 10 हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन यहाँ पर कितने, यहाँ पर तो 11 ही प्रोटॉन है, क्योंकि Na पॉजिटिव हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। और यहाँ पर तो 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि क्योंकि बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा यहाँ पर 50 केजी का एक इंसान है और ये है एक 49 केजी का इंसान। ठीक है, एक 50 केजी का है, एक 49 केजी का। अब दोनों की हाइट तो सेम है, दोनों की हाइट मान लो 6 फीट है। ठीक है, ठीक है, 6 फुट के हैं दोनों, एक 50 केजी का है, एक 49 केजी का। बस 1 केजी का डिफरेंस, लेकिन साइज में डिफरेंस है, दोनों की पावर में डिफरेंस है। एक की पावर 50 में मान लो, एक की पावर 49 में मान लो। ठीक है, तो कोई 49 केजी का आदमी है, उसको खींचना है, तो कौन ज्यादा जल्दी खींच पाएगा, ये वाला 50 केजी वाला। भले हाइट दोनों की सेम है लेकिन वजन में तो डिफरेंस है ना, ये ज्यादा इसको खींच पाएगा अपनी तरफ, खींच पाएगा, बिल्कुल खींच पाएगा। अब ये उतना ज्यादा खींच नहीं पाएगा। या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात आई, इसके हाथ में एक चॉकलेट है और इसके हाथ में भी एक चॉकलेट है। अब किसके हाथ से चॉकलेट ज्यादा जल्दी छीनी जा सकती है, ज्यादा जल्दी खींची जा सकती है? तो 49 केजी वाले के हाथ से ज्यादा जल्दी खींची जा सकती है। ठीक है, ऐसा आप समझने के लिए इस तरीके से चीजों को रिलेट कर सकते हो। तो वही बात यहाँ पर है कि यहाँ पे प्रोटॉन भी 11 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को पकड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव पावर ज्यादा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है, यानी कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इतने टाइटली बाउंड करके नहीं रखा हुआ। ठीक है, वैसे तो टाइटली बाउंड है लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने इसमें, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो फिर किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी एंड सी represent एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ए का ये है, बी का ये है और सी का ये है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, राइट देयर रिस्पेक्टिवली। अब पहला क्वेश्चन है कि राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा प्रिडिक्ट देयर ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। अब इनका ब्लॉक पीरियड और ग्रुप हमें बताना। इसका एटॉमिक नंबर है 2। तो ये तो सिंपल सा, हम 1s2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे 1s2। अब ये जो 2 वाला है ये कौन से ग्रुप का होगा बच्चों? इसका एटॉमिक नंबर है ना 2। 2 यानी कि स्टेबल है, तो ये तो हमारा हीलियम है, ये हमें पता है। ये कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है? तो यहां से हम बता सकते हैं कि कौन से ग्रुप का और कौन से ब्लॉक का। तो ये है बच्चों फर्स्ट पीरियड का, क्योंकि ये 1 है ना, ये पीरियड दर्शाता है। जैसे ये 4 है तो ये फोर्थ पीरियड का है, ये सेकंड है तो ये सेकंड पीरियड का है। तो ये तो आ गया फर्स्ट पीरियड का। अब कौन से ग्रुप का है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये है हमारा 0 ग्रुप का। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर 6 यानी कि कौन से पीरियड का? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p p2, यानी कि कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। ग्रुप की बात करें तो ये है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा ग्रुप। तो वैसे ये 19 वाला देख सकते हैं, ये हमारा एस ब्लॉक का है, सॉरी एस ब्लॉक का है, फोर्थ पीरियड का है, ग्रुप भी यहाँ पर गिवन है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। चलो इतनी बात समझ में आई कैसे हम ग्रुप पीरियड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आगे आपको और क्वेश्चन मैं दूंगी यहाँ पर जिसमें आपके ग्रुप और पीरियड को आइडेंटिफाई करना। चलो नोट कर लो इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।